आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से हमारे निगमों को कुछ लोगों के द्वारा लगातार चूना लगाया जा रहा है। पिछले दो तीन महीने से हम लगातार यह सुन रहे हैं कि हमारा जो वेतन है वो समय पे नहीं मिल पा रहा है। जो वेतन 1 तारीख को आ जाया करता था उसके लिए लगभग 5 तारीख तक अब हमें इंतजार करना पड़ रहा है। और हमारे जो ज्यादातर कर्मचारी साथी हैं वो अल्प वेतन भोगी होने के कारण किसी ने अपने प्लॉट के लिए लोन ले रखा है, किसी ने मकान के लिए ले रखा है, किसी ने अपने भाई बहनों की शादी के लिए ले रखा है और उनकी जो ईएमआई है वो 1 तारीख 2 तारीख को कटती है। ऐसे हालातों में लाखों रुपए आज कर्मचारी साथियों के पेनल्टी के रूप में जा रहे हैं। साथियों, इस प्रकार के हालात क्यों पैदा हुए और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसके ऊपर विवेचना करना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि एक बनिया है, वो एक दुकान डालता है। वो देखता है कि मैं फला वस्तु इतने रुपए में लेकर के आ रहा हूं। हानि लाभ हम सब लोगों ने पढ़े हैं 7वीं 8वीं क्लास में, मैथ में सबने पढ़े हानि लाभ। हानि लाभ का सिद्धांत क्या कहता है कि क्रय मूल्य यानी कि जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं वो कम होता है और यदि उसे हम अधिक राशि में बेचते हैं यानी विक्रय मूल्य अधिक होता है तो वो हमें लाभ दे करके जाता है। हमारे यहां पे उल्टा सिस्टम है साथियों। हम बिजली आज भी 4 रुपए यूनिट से कभी भी महंगी नहीं खरीदते हैं। 365 दिन में से मात्र 5-7 दिन ऐसे रहते होंगे जब हम लोगों के द्वारा 10 रुपए यूनिट, 11 रुपए, 12 रुपए यूनिट में बिजली खरीदनी पड़ती होगी। लेकिन उसके अलावा सामान्य दिनों में साथियों हम कभी भी 3 रुपए, 3.5 रुपए यूनिट से ज्यादा की रेट में बिजली हम नहीं लेते हैं। हम 3.5 रुपए यूनिट में बिजली खरीद रहे हैं और आप सब लोगों को पता है हम कितने में बेच रहे हैं। आप बताइए, क्या यूनिट रेट हमारा आज 6 या 7 रुपए से कम है क्या? तो आज जो हमारा विभाग है वो दोहरे बेनिफिट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं हानि लाभ के उस आधार पे तो आज जो हमारा विभाग है वो दोहरे लाभ में होना चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों के द्वारा यह बात कह दी जाती है कि आज हमारे पास में कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल असत्य है साथियों। मैं आप लोगों को एक छोटी सी गणित समझाना चाहता हूं। आज साथियों प्रत्येक उपभोक्ता को हम जो बिल थमाते हैं उसमें विद्युत शुल्क अलग होता है, स्थायी शुल्क अलग होता है। हम एक छोटे से जो छोटा उपभोक्ता है उससे भी हम स्थायी शुल्क के रूप में कम से कम 200 रुपए पर मंथ ले रहे हैं। सही बात है। और ये स्थायी शुल्क हम तब भी लेंगे जब उस उपभोक्ता ने 10 यूनिट भी बिजली कंज्यूम की है तो भी लेंगे, 1 यूनिट बिजली कंज्यूम की है तो भी लेंगे और 0 यूनिट की है तो भी लेंगे। साथियों, आज के समय पर मैं पिछले सेशन का डाटा आप लोगों को बता रहा हूं। 31 मार्च 2022 तक तीनों वितरण कंपनियों में 1 करोड़ और 50 लाख उपभोक्ता थे। MIP, SIP का स्थायी शुल्क तो हजारों में है।
मैं तो एक सामान्य जो सबसे कम जो स्थायी शुल्क ले रहे हैं उसका आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं। 200 रुपए साथियों हम प्रत्येक उपभोक्ता से लेते हैं। 1 करोड़ और 50 लाख आज की डेट में हमारे उपभोक्ता हैं, और लगभग पूरे तीनों की तीनों वितरण कंपनियों का जो कलेक्शन है वो लगभग 31 मार्च तक लगभग 100% हो जाता है। ये मैं पिछले 4-5 साल से नोट कर रहा हूं। यानी कि हम जो बिजली दे रहे हैं उसका पूरा पैसा हम 31 मार्च तक लगभग वसूल लेते हैं। तो साथियों 200 रुपए के हिसाब से यदि 1 करोड़ 50 लाख उपभोक्ताओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 करोड़ रुपए तब होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 600 करोड़ रुपए। और ये 600 करोड़ रुपए हम उपभोक्ताओं से जब ले रहे हैं जब हम उनको 1 रुपए की भी बिजली नहीं दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 600 करोड़ तो हम फोकट में ले रहे हैं, इसके अलावा जितनी भी बिजली दे रहे हैं वो 3 रुपए यूनिट में खरीद पर करके और 7 रुपए यूनिट में बेच रहे हैं। शहरों की जो रेट है वो लगभग 10 रुपए के समथिंग जाती है, क्योंकि 100 यूनिट से ऊपर जाते ही हमारा जो टैरिफ है वो बढ़ जाता है। तो शहर के अंदर लगभग प्रत्येक उपभोक्ता 100 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करता ही करता है। तो वहां की जो रेट है वो लगभग 10 रुपए यूनिट के समथिंग है। तो इस हिसाब से साथियों हम दोहरे लाभ में होने चाहिए। आज जो 5 बिजली कंपनियों के कर्मचारियों का कुल वेतन लगभग 68 से 70 करोड़ रुपए होता है मात्र। ये 68 से 70 करोड़ रुपए जब हम 600 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से फोकट में ले रहे हैं, और जब जो हम बिजली जो सप्लाई कर रहे हैं, जो बिजली हम बेच रहे हैं, उस हिसाब से तो अरबों में जाता है साथियों। इसके बावजूद अधिकारियों के द्वारा यह कहना कि आज हमारे पास में कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, यह साथियों सरासर झूठ है। और कहते हैं ना, किसी को बेचना हो विभाग को तो पहले उसे बदनाम किया जाता है। तो कहीं न कहीं साथियों कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा मिलकर के हमारे इस विभाग को बेचने की मंशा है, इसलिए इस विभाग को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को साथियों हम सब लोगों को मिलकर के, इस चीज से सब साथियों को मिलकर के लड़ना होगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर भर्ती हो रखे हैं, और फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि जब तक आपका विभाग है, जब तक आप हो, जिस दिन निगम को ये लगेगा कि ये कर्मचारी, ये अधिकारी हमारे काम के नहीं है, या इनको हम ढोना हमारे लिए असहज है, उस दिन साथियों वो आप लोगों को 3 महीने का अग्रिम वेतन दे करके और घर भेज देंगे, और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप है जो कोर्ट में चले जाओगे या और कहीं चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग भर्ती हुए थे तो हमसे बॉन्ड लिए गए थे। तो साथियों हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर भर्ती हैं, इसलिए आज मैं ये मानता हूं कि हमारा जो पहला जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हमें हमारे इस विभाग को बचाना है। आज के हालातों को ध्यान में रखते हुए साथियों, मैं 2007 में भर्ती हुआ, तब से लेकर के और आज दिनांक तक लगभग मेरे 6000 तकनीकी साथी विद्युत दुर्घटनाओं में शहीद हो चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि इस विभाग के लिए राजस्थान के बहुत सारे तकनीकी साथियों ने अपना बलिदान दिया है, और जिन तकनीकी साथियों ने इस विभाग को खून पसीने से सींचा है, मैं मानता हूं सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो आप और मेरी है। साथियों, जिस विभाग को हमने खून पसीने से सींच करके और आज प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक नगर, हर घर तक पहुंचाया है, इस विभाग को हमें बिकते हुए नहीं देखना है।
और इस विभाग को बिकने के पीछे और कोई कारण नहीं है साथियों। एक मीठा जहर जो आज से 5, 7, 10 साल पहले हमारे अधिकारियों को दिया गया था। सर्वप्रथम में साथियों, जब इस विभाग के अंदर ठेकेदारी चालू हुई तो उस समय पे जो टेंडर प्रक्रिया थी वो सब डिवीजन स्तर पे सहायक अभियंता के स्तर पर हुआ करती थी। उस समय पे सहायक अभियंता मात्र 3% कमीशन के ऊपर जो कार्य हमारे कर्मचारी अच्छे से कर रहे थे उन कामों को भी ठेके पर दे दिया गया। जब सहायक अभियंता को 3% कमीशन लेते हुए उससे उच्च अधिकारियों ने देखा तो उनके भी दिमाग में, उनके मन में लालच आया कि यार ये तो करोड़पति हो गया, ये तो फोकट में इतने कमा रहा है। तो उन्होंने वो टेंडर प्रक्रिया एएन साहब के हाथों से उठा करके एक्शन साहब ने अपने हाथ में ले ली कि मैं करूंगा टेंडर। वो करने लग गया। फिर उससे उच्च अधिकारी ने देखा कि यार ये इतना ले रहा है, फिर वो एक्शन से उठा करके ऐसी स्तर पे करने लग गया। आज के हालात साथियों ये है कि जो सर्किल का मालिक बनकर के बैठा है वो भी 5 लाख रुपए से बड़ा टेंडर नहीं कर सकता, और ऊपर के ऊपर जो बड़ी मछलियां बैठी है वो करोड़ों अरबों में हमारा सौदा कर रही है, जिसका आपको और हमें भनक तक नहीं लगती। साथियों, जितने भी जो भी गलत कार्य हो रहे हैं वो फील्ड के अंदर हो रहे हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि टेंडर ऊपर से हो रहे हैं, लेकिन गलत का सहयोग कहीं न कहीं हम भी यहां निचले स्तर पर कर रहे हैं। आपको पता है पिछली सरकार ने अपने अंतिम समय में एक लोडर लगाया था। लोडर का कार्य था घर घर जाकर के ट्रांसफार्मर उतारना और चढ़ाना। प्रत्येक डिवीजन वाइज वो लोडर लगा था। आज दिनांक तक हम उस लोडर के 2 लाख रुपए प्रत्येक डिवीजन स्तर पर पे कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग ये बता सकते हो कि आज तक कितने उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उन्होंने चढ़ाए और उतारे हैं? देखा है आपने कहीं पर लोडर को जाते हुए? और यदि गया भी है तो कहीं न कहीं जाकर के उपभोक्ता से कहा डीजल का तो दे। आज जब हम उपभोक्ता शिकायत निवारण का कार्य हम लगातार कर रहे थे, बहुत अच्छी सेवाएं सभी कर्मचारी साथी मिलकर के मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद प्रत्येक सब डिवीजन पे एफआरटी टीमें लगा दी गई उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए। क्या आवश्यकता थी? और वर्क ऑर्डर में क्या लिख के दिया कि 15 व्यक्ति एक एफआरटी टीम के साथ में कार्य करेंगे। कर कितने रहे हैं साथियों? आप ही बताइए। 4-5 आदमी भी बहुत कम सब डिवीजनों पे है। बहुत सारे सब डिवीजनों पे कुछ रसूखदार लोगों ने ठेके ले रखे हैं एफआरटी के। आज की डेट में हम हर सब डिवीजन स्तर पे 2 लाख और 10,000 रुपए एक एफआरटी टीम को दे रहे हैं। ये साथियों हमारे निगमों के फिजूल खर्चे हैं। आज कर्मचारियों को काम के प्रति बिल्कुल लापरवाह बना दिया है। LT11 दोनों कार्य आपके एफआरटी को दे दिए। कर कर्मचारी रहे हैं, श्रेय ठेकेदारों को मिल रहा है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है साहब, उपभोक्ताओं को हम बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। जब बड़ी मीटिंगें होती है तो छोटे वाले जो नीचे वाले जो अफसर हैं जो ले रहे हैं 2% 3%, वो कहते हैं साहब सरकारी कर्मचारी तो निठल्ले हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सारा का सारा कार्य एफआरटी वाले कर रहे हैं। इस प्रकार की साथियों ये जो चीजें हैं इनको कहीं न कहीं हमें दूर करनी होंगी। हमारे जो कनिष्ठ अभियंता साथी है, जो सहायक अभियंता साथी है, उनको भी ये बात सोचनी पड़ेगी। नहीं तो आप कहीं ये सोचो कि सिर्फ टेक्निकल कर्मचारियों को हटाया जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मोटी मछलियों को हटाया जाएगा जो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए वेतन ले रही है। साथियों, इस प्रकार के हालातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता हमारे लिए माई बाप है। जिस प्रकार से एक दुकानदार के लिए एक ग्राहक बहुत महत्वपूर्ण है, देवता के समान है, उसी प्रकार से हमारे उपभोक्ता भी हमारे देवता के समान है। हमें उन्हें अच्छी सेवाएं देनी है। आज हम ज्यादा कुछ नहीं करते, 100 रुपए 200 रुपए के लालच में हम उपभोक्ताओं को 3 दिन 4 दिन तक चक्कर कटवा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है साथियों। आप लोग बताइए, क्या कभी रिश्वत के पैसों से किसी का घर चलता देखा है आपने? साथियों, कोई कितना ही ले ले, कितना ही कमा ले, लेकिन लास्ट में जाकर के घर तो वेतन से ही चलेगा, और जो गलत पैसा आएगा वो गलत कार्यों में जाएगा, गलत आदतें डालेगा। इसकी वजह से आपको शारीरिक नुकसान भी होगा, पारिवारिक भी होगा, और आप लोगों की जो इज्जत है वो भी कहीं न कहीं खराब होगी। आज जो उपभोक्ता हैं, यदि हम उन लोगों को अच्छी सेवाएं देंगे तो जब हमारे ऊपर खतरा आएगा, जब विभाग की जो बड़ी मछलियां हैं वो हमारे विभाग को बेचेंगी, तो उस दिन वो हमारे साथ में कंधे से कंधा लगा करके हमें खड़े मिलेंगे। और आपने देखा भी होगा हाल ही में पाली को एमबीसी पे देने की जब बात चली तो कर्मचारी बाद में लड़ने के लिए आए, पहले उपभोक्ता वहां पर लड़ने के लिए तैयार हो गए सरकार से, प्रशासन से। मैं साथियों, मांगों की जो बात है वो अपने स्तर पे है, वो अपनी जगह पे है। मांगों को लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो विभाग है वो सुरक्षित रहना चाहिए, ये सुरक्षित होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है 2012 में हमारे संगठन का गठन हुआ, तब से लेकर के और आज दिनांक तक हम लोगों ने उस सिद्धांत के ऊपर कार्य किया है। वो सिद्धांत ये कहता है कि संगठन सुविधाओं के लिए होते हैं, शोषण के लिए नहीं होते हैं। और हमने उसी सिद्धांत का पालन करते हुए 2012 से आज 2023 चल रहा है। आप ही अपने मुंह से बताइए, आप लोगों से कितनी बार आरवटका के नाम पर चंदा लिया गया है? क्या कभी साथी ने किसी को कुछ दिया है? साथियों, सदैव निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। मैं तो कहता हूं साथियों, कर्मचारियों को 2 प्रकार के डर होते हैं। 2 डरों से सदैव उसको डराया जाता है। सबसे जो पहला डर है, अधिकारी के द्वारा किस प्रकार से धमकाया डराया जाता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहला जो डर है वो होता है स्थानांतरण, कि तेरे को वहां लगा दूंगा, वहां लगवा दूंगा, वहां लगवा दूंगा। तो उसको पहला डर तो ये होता है कि यार कहीं मेरे को मेरे घर से दूर नहीं लगा दे। दूसरा डर जो साथियों होता है, जो दिखाया जाता है, वो होता है सस्पेंशन का, कि सस्पेंड कर दूंगा। मैं कहता हूं साथियों, ये जो दोनों ही डर है ये मिथ्या है। ये दोनों ही डर हैं, ये हमारे लिए वरदान है यदि मान लिया जाए तो। साथियों, हमारा कहीं पर भी कोई नए स्थान के ऊपर स्थानांतरण होता है, हम उस नए स्थान पर जब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो पहले जो हमारे 50 साथी थे, 50 तो वो हमारे ऑलरेडी हैं। दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहां हमारे 50 दोस्त और बनेंगे। और किसी का कहां कैसा जुगाड़ है
ये समय आने पर पता चलता है। मेरे साथियों, आज दिनांक तक लगभग 42 जगह स्थानांतरण हुआ है। कभी आज तक मैंने मेरा स्थानांतरण निरस्त नहीं करवाया। जहां पर भी मेरा स्थानांतरण हुआ, शहर वहां गया, ज्वाइन की, वहीं नए दोस्त मिले। किसी से क्या सीखने को मिलता है, किसी से क्या सीखने को मिलता है। साथियों, एक जगह कुएं में जो पानी होता है, एक जगह भरा रहता है तो वो कहीं न कहीं गंदा हो जाता है। मछली बनना है, समुद्र की बनो। कुएं में कुछ नहीं रखा, कुएं में सिर्फ मेंढक रहते हैं, वहीं उछल लेते हैं, वहीं फुदक लेते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। अनेक दूसरे स्थानों पर जाकर के नौकरियां करोगे, वहां का कल्चर आपको सीखने को मिलेगा, वहां के लोगों से आप लोगों की मुलाकातें होंगी, तो नए स्थान पर जाओगे, कुछ नए एक्सपीरियंस आप लोग अपने साथ में लेकर के आओगे। दूसरा जो डर है वो सस्पेंशन का है। सस्पेंशन में साथियों, मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपने सर्विस काल के दौरान यदि एक बार भी सस्पेंड नहीं हुआ है, तो मैं ये मानता हूं उसकी जो नौकरी है वो अधूरी है। एक बार प्रत्येक प्रकार का जो स्वाद है वो व्यक्ति को अवश्य चखना चाहिए। सस्पेंशन के बाद में क्या होता है साथियों, ये सिर्फ जब तक सस्पेंड नहीं करे तब तक कर्मचारी डरता है, और जो कर्मचारी अपने सर्विस काल में एक बार भी यदि सस्पेंड हो गया तो उसके बाद में वो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, वो कभी नहीं डरेगा। साथियों, सस्पेंड होने के बाद में 3 महीने तक आपको 50% वेतन दिया जाता है। यानी कि यदि आपको 50,000 मिल रहे हैं तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे 3 महीने तक। और उसके बाद में साथियों 3 महीने के पश्चात आपको 75% वेतन मिलता है। और वो भी कब मिलता है, जब आपको किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना होता है। इस दौरान आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो साथियों, बिना काम किए यदि 75% वेतन मिल रहा है तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी भाई? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी? यदि आपको घर बैठे 75% वेतन मिल रहा है तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मैं नहीं मानता कोई होगी। क्योंकि बची कितनी? 25%। यदि हम अपने परिवार के साथ में यदि वो समय व्यतीत करते हैं, और यदि हमने हमारे बच्चे को कई कबूतर भी एक दिन में सिखा दिया घर रह करके, तो कहते हैं जो सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो व्यक्ति की औलाद होती है। यदि हमने उस समय को वहां पर काम में ले लिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा यदि आप अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ में बैठ गए, तो आपका जो परिवार का जो माहौल है वो एकदम खुशनुमा रहेगा। इसलिए साथियों, ये जो दोनों चीजें हैं, इनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जिस कर्मचारी साथी ने ये 2 मूल मंत्र सीख लिए, वो जिंदगी में अपने अधिकारों के प्रति कभी किसी से भी अपना शोषण नहीं करवाएगा। हाल ही में साथियों, हम लोगों ने संघर्ष समिति के माध्यम से जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया। वहां पर होने वाली असुविधाओं के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। कुछ वहां पर असुविधाएं थी, स्थान भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पिछले 4 सालों से एकदम साइलेंट था। उसके पीछे का कारण यह था साथियों कि जब भी आरवट का किसी मांग को लेकर के संघर्ष करता है, तो अन्य जो राजनीतिक श्रमिक संगठन है वो मेंढक की तरह फुदकने लग जाते हैं। हम जो मांग रखते हैं वो भी वही मांग रख देते हैं। संघर्ष हम करते हैं, करवाते हैं हमें, और फिर श्रेय लेने के लिए वो आ जाते हैं कि साहब हमने ये काम करवा दिया। मैं देख रहा था और मेरे कर्मचारी साथियों को मैं ये बताना चाहता था कि आप लोगों के लिए लड़ने वाला कोई अन्य संगठन नहीं है, सिर्फ आपका अपना संगठन है।
आप लोगों ने जगतपुरा में 2018 में आपने ये चीज नोट की होगी। कहने को 10 संगठन वहां पर उस एकता मंच में सम्मिलित थे, लेकिन उन 10 के 10 संगठनों के मात्र और मात्र पदाधिकारी सिर्फ मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। बाकी पांडाल में उनके सदस्यों का यदि हाथ खड़ा करवाया जाए तो 10-10 सदस्य भी उन संगठनों के साथ में नहीं थे। मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता को बदलिए। कोई भी संगठन किसी भी सरकार का नहीं है। आज के समय पर सरकार सिर्फ वोट की है। जिसके पास में वोट है सरकार उसके साथ में है। कांग्रेस आती है, इंटक संगठन कहता है अब हमारी सरकार आ गई, हम मांगे पूरी करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, 4 साल तक उनको देख लिया, कौन सी मांग पूरी हुई साथियों? एक भी मांग पूरी हुई? पिछला जो समय था भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीएमएस वाले आए, बाएं छड़ा छड़ा करके अब हमारी सरकार आ गई, हम 2400 दिलवाएंगे। दिलवाया उन्होंने? 4 साल तक साथियों हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया, जेलों में गए, हीरापुरा जैसे पावर हाउस को हैक किया, लेकिन तो भी सरकार के द्वारा हमारी मांग नहीं मानी गई। अंत में जाकर के हमें जगतपुरा जैसा कार्यक्रम करना पड़ा और तब जाकर के सरकार को हमारी मांग पूरी करनी पड़ी। मैं साथियों आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो लड़ाई है वो आपको लड़नी है, अन्य कोई आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा। आप लोगों ने देखा 18 तारीख के कार्यक्रम में अन्य जो संगठनों के पदाधिकारी थे सबके सब रिटायरमेंट थे। क्या उनको वेतन पेंशन नहीं मिल रही? सबको पेंशन मिल रही है। क्या वो आपको पेंशन दिलवाने के लिए आए थे? सिर्फ भीड़ के साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचवाने के लिए आए थे। जैसे ही उनका फोटो सेशन खत्म हुआ उसके बाद में मैंने कहा चलते हैं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? हमारे पास में इतनी संख्या में करोड़ों रुपए खर्च करके कर्मचारी साथी यहां पर आए हैं, मुख्यमंत्री जी को हमसे मिलना पड़ेगा। लेकिन साथियों सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, अरे नहीं भाई वहां नहीं जाएंगे, पुलिस लठ मार देगी। अरे लठ नहीं खाओगे तो फिर नेता कैसे बनोगे? सिर्फ साफा बंधवाने के लिए सिर आगे कर देना ये कोई नेता के लक्षण है? जब साफा बंधवाने की बारी आए तो सिर आगे झुका करके साफा बंधवाने का जिसको शौक है उसको ये शौक भी पालना पड़ेगा कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपको पुलिस के लठ भी खाने पड़ेंगे। विभाग के द्वारा ट्रांसफर और सस्पेंशन के तोहफे हैं वो भी आपको सहर्ष स्वीकार करने पड़ेंगे। साथियों वहां पर जो अव्यवस्थाएं थी वो इसी वजह से थी कि उस कार्यक्रम का नेतृत्व तो हम नहीं कर रहे थे, सत्ताधारी संगठन को दिया हुआ था। इससे पहले के जितने भी कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुए एकदम आप लोगों को सुव्यवस्थित व्यवस्था वहां पर मिली होगी। जगह के जगह पानी, टेंट, दरिया, मंच, मायक, हर चीज आपको एकदम व्यवस्थित मिली होगी। मैं साथियों ये बताना चाहता हूं कि आगामी जो कार्यक्रम है वो राजनीति की भेंट नहीं चढ़े और हमारी जो मांगे हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से हम सरकार तक पहुंचा पाए। इसलिए आगामी जो भी कार्यक्रम होगा वो बड़ा ही सोच समझ करके रखा जाएगा। और जैसे भाई साहब ने कहा, रामकेश जी ने, कि जो भी कार्यक्रम होगा वो अनिश्चितकालीन होगा, ठीक यही मंशा मेरी भी है कि आगामी जो कार्यक्रम होगा वो एकदम अनिश्चितकालीन होगा। लेकिन साथियों उस कार्यक्रम के लिए हम सब साथियों को एकजुट होना पड़ेगा। हम सब लोगों को अपनी अपनी कमर कसनी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें हमारे हक और अधिकार लेने ही है। चाहे सरकार किसी भी हद तक हमें डराए धमकाए तो भी हमें साथियों डरना नहीं है। मैं साथियों आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब आप लोग
पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फुल मेजोरिटी में थी, 172 विधायक थे उनके। जब हम उस सरकार से नहीं डरे, हमने उस सरकार के भी घुटने टिका दिए, तो ये तो क्या चीज है। वसुंधरा जी जैसी अठधर्मी मुख्यमंत्री जी को हमने झुका दिया, तो गहलोत साहब क्या है। गहलोत साहब तो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। वो ये कहते हैं कि आइए आप मांगने, मैं तैयार हूं देने के लिए। लेकिन साथियों, बाई प्रॉपर चैनल अभी तक हमारी जो आवाज है वो पहुंची नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर अवश्य ध्यान देगी। और हमारी जो मुख्य जो मांगे हैं उनमें ओपीएस, इंटर डिस्कॉम, हमारा पदनाम चेंज, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, इस प्रकार की लगभग जो हमारी 5-6 मांगे हैं वो कम से कम हमें इस सरकार से पूरी करवानी है। इसके लिए आप सभी साथियों को मैं अभी से आमंत्रित कर रहा हूं। जैसे ही हल्की सी सर्दी कम हो जाएगी, हमें साथियों तुरंत संघर्ष के लिए तैयार रहना है। और मैं जो कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भाई महिपाल जी हैं, उनको मैं बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी जो इस प्रकार की सोच कर्मचारी अधिकारी स्नेह मिलन की रही। मैं सदैव उनके द्वारा दिए गए मान सम्मान और आप सभी साथियों के द्वारा दिए गए मान सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। इसके अलावा उम्मीद करता हूं कि अन्य उपखंडों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हों और सभी साथियों में प्रेम और सौहार्द का माहौल सदैव बना रहे।